बच्चों, आज हम लोग कार्य शक्ति तथा ऊर्जा के अंतर्गत प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं संघट्ट क्या है। जब दो वस्तुओं के पास आकर टकराने अथवा किसी अन्योन्य क्रिया के कारण उनके वेग परिवर्तित हो जाते हैं तो इस घटना को संघट्ट कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क स्थापित होना आवश्यक नहीं है। कभी-कभी वस्तुएं एक दूसरे के समीप आकर अत्यंत समीप आने के बाद एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। इसे भी संघट्ट की श्रेणी में ही रखा जाता है। संघट्ट के प्रकार। संघट्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट यानी इलास्टिक कोलिजन और अप्रत्यास्थ संघट्ट अर्थात इन इलास्टिक कोलिजन। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? यदि वस्तुओं के बीच संघट्ट की घटना में कार्यरत बल संरक्षी हो तथा इस घटना में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहें तो संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाता है। बिलियर्ड्स की गेंदों के बीच टक्कर, गैस के अणुओं के बीच संघट्ट तथा गैस के अणुओं और बर्तन की दीवारों के बीच संघट्ट आदि प्रत्यास्थ संघट्ट होते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट। यदि संघट्ट के समय निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित न रहे तो संघट्ट अप्रत्यास्थ कहलाता है। व्यवहारिक जीवन में अधिकांश संघट्ट अप्रत्यास्थ होते हैं, जैसे बंदूक की गोली की लक्ष्य से टक्कर, क्रिकेट के गेंद की बल्ले से टक्कर आदि अप्रत्यास्थ संघट्ट हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि संघट्ट किसी भी प्रकार का हो, संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, जबकि अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। मान लीजिए M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B क्रमशः U1 एवं U2 वेग, जहाँ U1 ग्रेटर देन U2 है, से एक ही दिशा में गतिमान हैं और टकरा कर पुनः अलग हो जाते हैं। टक्कर के पश्चात उनके वेग क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। M1 द्रव्यमान का पिंड A U1 वेग से, M2 द्रव्यमान का पिंड B U2 वेग से एक ही दिशा में गतिमान है। संघट्ट से पूर्व संघट्ट के समय दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप आकर टकराते हैं और पुनः अलग हो जाते हैं। संघट्ट के पश्चात M1 द्रव्यमान वाले पिंड A का वेग बदलकर V1 और M2 द्रव्यमान वाले पिंड B का वेग बदलकर V2 हो जाता है। तो इस घटना में संवेग संरक्षण के नियम से संघट्ट से पूर्व का संवेग M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर संघट्ट के पश्चात का संवेग M1 V1 प्लस M2 V2। केवल परिमाण की दृष्टि से देखें तो M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस U2। चूँकि प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है, अतः 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर बराबर 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2
V2 स्क्वायर या M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर होगा। समीकरण 2 में यदि समीकरण 1 से भाग दिया जाए तो M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपान M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपान M2 V2 माइनस U2। इस समीकरण के दोनों पक्षों में अंश को गुणनखंडों में विभक्त कर दें तो U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर को लिखेंगे U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी दोनों पक्षों में द्रव्यमान कैंसिल आउट हो जाएंगे, साथ ही U1 माइनस V1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U2 या U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1 या इसे ऋणात्मक V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। अतः संघट्ट से पूर्व पिंडों के पास आने का आपेक्षिक वेग U1 माइनस V2, संघट्ट के पश्चात उनके दूर जाने के सापेक्ष वेग V2 माइनस V1 के बराबर होता है। समीकरण 3 से V2 इक्वल टू V1 प्लस U1 माइनस U2 समीकरण 1 में रख दिया जाए तो M1 U1 माइनस V1 इक्वल टू M2 U1 प्लस V1 माइनस 2U2 और यदि इस समीकरण को हल किया जाए तो प्राप्त होता है V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 U2। इसी प्रकार समीकरण 3 का उपयोग करते हुए V1 इक्वल टू V2 प्लस U2 माइनस U1 समीकरण 1 में रखा जाए और हल किया जाए तो V2 का मान प्राप्त होता है 2M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। इस प्रकार समीकरण 4 से संघट्ट के पश्चात V1 का मान और समीकरण 5 से संघट्ट के पश्चात V2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। इन समीकरणों 4 और 5 का प्रयोग करके विशेष स्थितियों में पिंडों के वेग की गणना की जा सकती है। जैसे पहली स्थिति देखें, यदि पिंडों के द्रव्यमान समान हों अर्थात M1 बराबर M2 बराबर M लिया जाए तो समीकरण 4 से V1 इक्वल टू U2 प्राप्त होगा और समीकरण 5 से V2 इक्वल टू U1 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात संघट्ट के पश्चात पिंडों के वेग परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं और इस स्थिति में पिंडों के बीच संवेग का विनिमय अधिकतम होता है। दूसरी स्थिति, यदि U2 बराबर 0 अर्थात M2 द्रव्यमान वाले पिंड B का वेग संघट्ट से पूर्व शून्य हो अर्थात वह पिंड स्थिर हो, तब समीकरण 4 से V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 और समीकरण 5 से V2 बराबर 2M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 होगा। अब
यदि दूसरा पिंड स्थिर हो अर्थात U2 बराबर 0 हो और इसी के साथ पिंडों के द्रव्यमान भी समान हो अर्थात M1 बराबर M2 बराबर M हो, तो समीकरण 6 से V1 इक्वल टू 0 एवं समीकरण 7 से V2 बराबर U1 प्राप्त होगा। अर्थात संघट्ट के पश्चात पहला पिंड स्थिर हो जाएगा और दूसरा पिंड पहले पिंड के प्रारंभिक वेग से उसी की दिशा में गतिशील हो जाएगा, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। m द्रव्यमान का पिंड A U1 वेग से चलता हुआ m द्रव्यमान के ही स्थिर पिंड B से टकराता है और टक्कर के पश्चात पिंड A स्थिर हो जाता है, जबकि पिंड B उसी की दिशा में उसी के प्रारंभिक वेग अर्थात U1 से गतिमान हो जाता है। एक अन्य स्थिति देखें, यदि दूसरा पिंड स्थिर हो अर्थात U2 बराबर 0 और M2 का द्रव्यमान M1 के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो अर्थात M2 के सापेक्ष M1 को नगण्य मान लिया जाए। इस दशा में एक भारी स्थिर पिंड से एक हल्का पिंड टकराता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। भारी पिंड M2 स्थिर है, हल्का पिंड M1 U1 वेग से चलते हुए उससे टकराता है, तो टक्कर के पश्चात भारी पिंड B अभी भी स्थिर बना रहेगा, जबकि हल्का पिंड टक्कर के पश्चात उसी वेग से वापस लौट जाता है। तीसरी स्थिति, यदि U2 बराबर 0 हो और M2 इज फार लेस देन M1 अर्थात एक भारी पिंड गति करता हुआ अत्यंत हल्के स्थिर पिंड से टकराता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, तब समीकरण 6 और 7 से प्राप्त होता है V1 बराबर U1 तथा V2 बराबर 2U1 अर्थात भारी पिंड टक्कर के पश्चात भी लगभग अपने प्रारंभिक वेग से उसी दिशा में चलता रहता है, जबकि हल्का पिंड भारी पिंड की दिशा में ही उसके दोगुने वेग से गतिमान हो जाता है। ये कुछ विशेष स्थितियां थीं प्रत्यास्थ संघट्ट के संबंध में। अब एक समतल में द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट्ट के बारे में देखते हैं। अर्थात यदि संघट्ट के पश्चात पिंड एक सरल रेखा में गति करने की बजाय एक समतल में गति करें, तो मान लीजिए U1 वेग से गतिमान M1 द्रव्यमान का एक पिंड M2 द्रव्यमान के स्थिर पिंड से टकराता है। यदि टक्कर के पश्चात M1 और M2 के वेग क्रमशः V1 एवं V2 हो जाते हैं तथा ये पिंड x अक्ष से क्रमशः θ1 और θ2 कोण बनाते हैं, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से M1 U1 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 केवल परिमाण की दृष्टि से देखें, साथ ही संवेगों को x और y अक्ष के अनुदिश वियोजित कर लें, तो x अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण के सिद्धांत से M1 U1 बराबर M1 V1 cos θ1 प्लस M2 V2 cos θ2, जहाँ V1 cos θ1 और V2 cos θ2 संवेगों के
क्रमशः x अक्ष के अनुदिश घटक हैं। इसी प्रकार y अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण के सिद्धांत से चूंकि y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक संवेग शून्य है, अतः शून्य बराबर m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2 होगा, या m1 v1 sin थीटा 1 बराबर m2 v2 sin थीटा 2। प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए चूंकि गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है, अतः गतिज ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से 1/2 m1 u1 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, या m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इस प्रकार संवेग संरक्षण सिद्धांत से दो स्वतंत्र समीकरण और गतिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से एक स्वतंत्र समीकरण अर्थात कुल 3 स्वतंत्र समीकरण प्राप्त होते हैं। अतः संघट्ट में अन्य राशियों के मान यदि ज्ञात हों तो इन स्वतंत्र समीकरणों की सहायता से 3 अज्ञात राशियों के मानों की गणना की जा सकती है। प्रत्यावस्थान गुणांक। कभी कभी हम देखते हैं कि संघट्ट के पश्चात पिंड वापस लौटते हुए अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं, अतः उनके वेग पहले की अपेक्षा कम हो जाते हैं। जैसे जब कोई गेंद पृथ्वी पर गिराई जाती है तो जितनी ऊंचाई से गिराई जाती है उतनी ऊंचाई तक न जाकर उससे कम ऊंचाई तक ही पहुंच पाती है। संघट्ट के बाद पिंडों के सापेक्ष वेग एवं संघट्ट से पूर्व पिंडों के सापेक्ष वेग के अनुपात को प्रत्यावस्थान गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। यदि टक्कर से पूर्व एवं बाद में पिंडों के प्रारंभिक वेग u1, u2 तथा v1 और v2 हों तो प्रत्यावस्थान गुणांक E बराबर टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग v2 माइनस v1 बटा टक्कर के पूर्व का सापेक्ष वेग u1 माइनस u2। इस प्रकार पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए जिसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान 1 होता है, जबकि पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक E का मान 0 होता है। सामान्य तौर पर व्यवहारिक संघट्टों के लिए E का मान 0 और 1 के बीच होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।